हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। देखो, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपकी कुछ बेसिक पॉइंट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि अर्थ सरफेस पे कहाँ पर हाई प्रेशर होता है, कहाँ लो प्रेशर होता है, और ये हाई प्रेशर क्यों बनता है, लो प्रेशर क्यों बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपको नहीं पता है तो आप हमारे ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर एक टॉपिक दे के रखा है, उसका नाम है प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम। आप उस टॉपिक को रिवाइज करके आइए और फिर इस टॉपिक को समझिए। ठीक है? तो और बाकी जिनको पता है तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइक्लोन क्या होता है? तो देखो, ऐसा ये इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐसा कुछ गोल गोल घूमता हुआ एयर मास, है ना, बहुत तेजी से घूमता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोन। कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसको आगे हम अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा बेसिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जो साइक्लोन हम जो भी पढ़ेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होता है टेम्परेट साइक्लोन, है ना। इसमें काफी डिफरेंस है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो हमें स्टार्टिंग में पता होना चाहिए, और वो ये है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बनता है वो ट्रॉपिकल जोन में बनता है, इसीलिए उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ का जो एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पर अगर जो साइक्लोन बनता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और फ्यूचर में मैं ट्रॉपिकल वेजिटेशन बोलूँ, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलूँ, तो दिमाग में याद रखना है कि मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच की बात कर रहा हूँ। और दूसरे प्रकार का होता है टेम्परेट साइक्लोन। वो कहाँ बनता है? वो 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में बनेगा, यानी कि टेम्परेट जोन के आसपास बनेगा। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ठीक है? तो देखो, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का रीजन क्या है, तो बेसिक से समझते हैं। सबसे पहले विंड। विंड क्या होती है? विंड होती है मूवमेंट ऑफ एयर, और कहाँ से कहाँ फ्लो करती है ये? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। क्लियर है? यानी कि विंड का ड्रीम क्या है कि उससे कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है? लो प्रेशर पे पहुंचना है। ठीक है? अगर मान लो कि लो प्रेशर से पहले, मान लो कि यहाँ पे कुछ लो प्रेशर है, लेकिन इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम लो प्रेशर उसे अगर इस पॉइंट पे मिल जाए, तो ये विंड कहाँ जाएगी? ये विंड यहाँ आने की कोशिश करेगी। यहाँ आसपास की विंड भी कहाँ आने की कोशिश करेगी? यहाँ आने की कोशिश करेगी, यहाँ आने की कोशिश करेगी, यहाँ आने की कोशिश करेगी। यानी कि विंड जहां पर भी उसको ज्यादा एक्सट्रीम लो प्रेशर मिलेगा, विंड वहां जाएगी। क्लियर यहाँ तक? तो मान लो कि यहाँ पर किसी भी कारणवश यहाँ पे लो प्रेशर बन गया इस पॉइंट पर, है ना, तो विंड सारी कहाँ आएगी? इस लो प्रेशर के पास आएगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, लो प्रेशर पे तो आ रही है विंड, लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि देखो, अर्थ हमारी रोटेट कर रही है ना, और अर्थ के रोटेशन के कारण एक फोर्स लग रहा है। उस फोर्स को हम बोलते हैं कोरोलिस फोर्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि हम किसी कार से कहीं जा रहे हैं और आपने विंडो से बाहर अपना फेस निकाल दिया, तो कार की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा, है ना। जैसे कि कार इधर चल रही है तो आपके बाल पीछे उड़ेंगे ना, तो एक फोर्स लगता है। वैसे अर्थ भी रोटेट कर रही है, और अर्थ के रोटेशन के कारण भी एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम बोलते हैं कोरोलिस फोर्स, है ना। तो उस कोरोलिस फोर्स के कारण क्या होता है? उसके कारण ये होता है कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंड अपने डायरेक्शन के राइट हैंड साइड मुड़ जाती है। जैसे कि इसको देखिए, कि विंड को जाना चाहिए सीधी, है ना, लेकिन ये कहाँ मुड़ जाएगी? राइट, क्योंकि ये कहाँ पर है? नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और राइट क्यों मुड़ रही है? कोरियोलिसिस फोर्स के कारण। क्लियर है? तो देखो, ये लो प्रेशर बना हुआ है यहाँ पे, सारी विंड यहाँ पर आ रही है, कन्वर्ज हो रही है, लेकिन क्या ये सीधे आएगी क्या? नहीं, इसको आना तो है लो प्रेशर के पास, लेकिन इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा? कोरोलिस फोर्स। और कोरोलिस फोर्स के कारण नॉर्थ हेमिस्फेयर में, ये तो 0 डिग्री के हम ऊपर है, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में विंड अपने डायरेक्शन किधर मुड़ जाएगी? राइट हैंड साइड, है ना। तो मान लो इस विंड की डायरेक्शन ये है, तो इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, है ना, कुछ ऐसे मुड़ जाएगी। इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट, ये राइट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है ना। और ये ऐसे बनते बनते हमारा क्या बन गया? साइक्लोन, है ना। और हम कहाँ पे? नॉर्थ हेमिस्फेयर में। यहाँ पे एक और पॉइंट ऑब्जर्व करना है हमें, ये जो मेरा रोटेशन है ये कैसा है? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है? कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हमें दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला, कि जो साइक्लोन है वो लो प्रेशर के अराउंड रोटेट करता है, ठीक है। और नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे रोटेट करता है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि घड़ी की उल्टी दिशा में गोल गोल घूमता है। क्लियर है यहाँ पे? तो साइक्लोन समझ में आ गया यहाँ पर, है ना। तो उसकी अब डेफिनेशन भी हम समझ सकते हैं ना। तो डेफिनेशन यहाँ देख रहे हैं कि साइक्लोन की, तो साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि साइक्लोन क्या होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे नॉर्थ हेमिस्फेयर की। सेम साउथ हेमिस्फेयर में होगा, है ना। तो साउथ हेमिस्फेयर मान लो कि इस पॉइंट पे लो प्रेशर हो गया एक्सट्रीम,
तो सारी विंड भी कहाँ आ रही है, इस लो प्रेशर के पास आ रही है। लेकिन ये कहाँ पर है, साउथ हेमिस्फेयर में। तो साउथ हेमिस्फेयर में विंड अपने डायरेक्शन किधर मुड़ जाती है, अपने लेफ्ट हैंड साइड मुड़ जाती है। तो देखो विंड की डायरेक्शन ये है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा, है ना। इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका लेफ्ट ये कुछ ऐसा बन रहा है ना। लो प्रेशर के अराउंड ये एयर मास गोल गोल घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो साउथ हेमिस्फेयर में साइक्लोन कैसे घूमता है, साउथ हेमिस्फेयर में साइक्लोन क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है। और ये जो बीच का पॉइंट है जहां पर लो प्रेशर है ना, जहां पर सारी विंड आके कन्वर्ट कर रही है, तो ये जो लो प्रेशर वाला जो एरिया है इसको हम साइक्लोन के आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई। सभी को साइक्लोन के आई तक जाना है, लेकिन ये इसके पहले ही क्या हो जाती है, कोलर फोर्स के कारण रोटेट करने लग जाती है और क्या बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ये देखो इस डायग्राम में ये लो प्रेशर बन गया है, विंड को यहाँ पे आना है लो प्रेशर पे, लेकिन उसी के पहले ये राइट साइड मुड़ के ये गोल गोल घूमने लग गई, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ पे, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। और साउथ हेमिस्फेयर में कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो ये हमने समझ लिया। अब इसको और थोड़ा हम पॉइंट समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम ये समझ लेते हैं कि देखो साइक्लोन पूरे वर्ल्ड में आते हैं, लेकिन अलग अलग एरिया में साइक्लोन को अलग अलग नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन ओशन की, यानी कि भारत के नीचे इंडियन ओशन है ना, उसका एक पार्ट है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। तो इस एरिया में अगर साइक्लोन आता है तो उसको हम बोलते हैं साइक्लोन ही बोलते हैं, क्योंकि हम पढ़ ही रहे साइक्लोन। दूसरा है, अगर मैं अटलांटिक सी साइड जाऊँ, है ना, और या अटलांटिक सी के पास में ये वेस्ट इंडीज है ना, यूएस है, यहाँ पर साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं, हरिकेन, हरिकेन, है ना। साइक्लोन क्या होते हैं यहाँ पे, हरिकेन। उसके बाद अगर मैं चाइना सी साइड जाऊँ, जापान सी साइड जाऊँ, तो यहाँ पे साइक्लोन को हम क्या बोलते हैं, टाइफून्स, है ना। और वहीं अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, विली विली। ठीक है, ये याद करने की चीज़ है, इसको डायरेक्ट हमको याद कर लेना है। ठीक है। इसके बाद कुछ और बेसिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ बनते हैं, नॉर्मली ओशन में बनते हैं, है ना। ओशन में टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसी कारण ओशंस के ऊपर प्रेशर लो हो जाता है, तो वहाँ की जो एनर्जी है ना, वो हाई टेम्परेचर जो एनर्जी, जिसको हम लेटेंट हीट भी बोलते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन संबंध है कि वहाँ की जो लेटेंट हीट है उस हीट एनर्जी के कारण यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बनता है। लेकिन वो जो ओशन है उसका सरफेस का टेम्परेचर, ओशन सरफेस का टेम्परेचर मिनिमम 26.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तभी साइक्लोन बनेगा, है ना। इस पॉइंट को याद रखना है। 26.5 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा ओशन सरफेस का, तभी साइक्लोन बनेगा। ठीक है, इस एक पॉइंट को भी याद रखना है। सेकेंड पॉइंट, अब देखो पूरे वर्ल्ड में साइक्लोन आता है ना। और मान लो कि इंडियन ओशन में साइक्लोन आ रहा है, तो इंडियन ओशन से इंडिया भी कनेक्ट है, म्यांमार भी कनेक्ट है, बांग्लादेश भी कनेक्ट है। क्लियर है। और कुछ लोकल लोग भी रहते हैं वहाँ पर। तो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन होना चाहिए फोरकास्ट जो करने वाले, यानी कि मौसम विभाग वालों के पास, और जो आम जनता है, इन दोनों के बीच में एक बेहतर कम्युनिकेशन होना चाहिए। और कम्युनिकेशन बेहतर कब होगा, जब हम कुछ लोकल लैंग्वेज में कुछ वर्ड रखेंगे साइक्लोन का, तो ईजी रहेगा उनके लिए। तो इसी के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्केप, यूनेस्केप फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इन दोनों ने मिलकर 2000 में ट्रॉपिकल साइक्लोन का नेमिंग सिस्टम स्टार्ट करा, है ना। तो इन्होंने कैसे स्टार्ट करा, तो इन्होंने क्या करा कि पूरा जो वर्ल्ड है इसके अंदर जितने भी ओशन है इसको 9 रीजन में डिवाइड कर दिया, है ना। अटलांटिक ओशन का अलग रीजन डिवाइड कर लिया, पैसिफिक के भी अलग रीजन डिवाइड कर दिया, ऐसे 9 रीजन डिवाइड कर लिया। अब इसकी डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया कौन से रीजन के अंदर आता है, इस 9 में से एक रीजन के अंदर आता है, उसका नाम है नॉर्थ इंडियन ओशन बेसिन। ठीक है, तो हमारा इंडिया यहीं पर आता है। तो ये जो इंडियन ओशन है, इस इंडियन ओशन के अंदर अगर कोई साइक्लोन आएगा तो उसका क्या नाम रखना है, कैसे नाम रखना है, ये डिसाइड करेगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सबसे पहला नाम रखा था 2004 में, ओनिल, किसी साइक्लोन का, है ना। और ये साइक्लोन कहाँ आया था, बांग्लादेश में आया था। अच्छा, ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कैसे नामकरण करता है, तो इसने देखा कि इंडियन ओशन के आसपास ये जो 8 कंट्रीज है ना, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, ओमान, मालदीव्स, श्रीलंका और म्यांमार, तो ये जो 8 कंट्रीज है, इन 8 कंट्रीज से 8-8 नाम ले लेगी, है ना। जैसे इंडिया से 8 नाम ले लिए, कुछ लोकल नाम ले लिए, पाकिस्तान से 8 नाम ले लिए, बांग्लादेश से 100, है ना। अब इन 8 नाम, टोटल नाम कितने हो जाएंगे, 64। ठीक है। तो मान लो कि लेटेस्ट में कोई साइक्लोन आया, तो मान लो इंडिया ने कोई नाम दिया होगा वायु, है ना, तो उस वायु उसका नाम रख लेंगे, एग्जांपल रख लो। फिर नेक्स्ट टाइम यदि कोई साइक्लोन आता है तो नेक्स्ट पाकिस्तान ने जो नाम दिया होगा उसमें से कोई एक नाम रखेंगे, और ऐसा एक एक करके
सबके सीक्वेंस वाइज नामकरण किए जाएंगे। ठीक है, तो इंडियन ओशन कंट्रीज कौन कौन सी हो जाएगी, 8 कंट्रीज हो जाएगी, ये नाम यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। और किस तरह से नामकरण होता है वो हमने समझ लिया, और कौन करता है वो भी हमने देख लिया। थोड़ा करंट अफेयर यहाँ समझ लेना साइक्लोन से रिलेटेड, कि अभी हाल ही में एक साइक्लोन आया था, उसका नाम क्या था, बिपरजॉय, है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है डिजास्टर, है ना, बंगाली वर्ड है, इसका मीनिंग होता है डिजास्टर। कहाँ आया था ये, तो इंडियन ओशन के अरेबियन सी साइड आया था। और इसका नाम किसने सजेस्ट करा था, जैसे मैंने होता ना 8 कंट्रीज इंडियन ओशन में, सबके अपने नाम होते हैं, तो ये नाम किसका था, बांग्लादेश। ठीक है, इसके अलावा एक और साइक्लोन आता है, इसका नाम था साइक्लोन मोचा, है ना, म्यांमार साइड आया था। वैसे ये करंट अफेयर में थोड़ा देख लेना। और बे ऑफ बंगाल साइड आता है इंडियन ओशन में। क्लियर, तो वो हम आगे जाते हैं। ये तो हमने बात करी ट्रॉपिकल साइक्लोन की, अब हम बात करेंगे टेम्परेट साइक्लोन की, है ना। तो देखो टेम्परेट साइक्लोन बनने का रीजन क्या है, तो मैं फिर बोलूंगा कि अगर आपने प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम वाला टॉपिक समझ लिया है तो आपके लिए यहाँ ईजी होगा, है ना। तो देखो हमने उसमें पढ़ा था कि यहाँ 60 डिग्री पर यहाँ ऊपर से कोल्ड विंड आती है ना, और एक नीचे से वार्म विंड जाती है। और हमने एक समझा था कि जब भी कोल्ड विंड और वार्म विंड आपस में टकराती है तो दोनों क्या होती है, कन्वर्ज हो रही है। लेकिन जैसे ही टकराएगी वैसे टकराने के बाद वार्म विंड ऊपर उठने की कोशिश करेगी, है ना। जैसे कोल्ड विंड आई वार्म विंड आई, ये दोनों आपस में टकराएगी और टकरा के ये ऊपर उठने लग जाएगी। ठीक है, अब ये टकरा के ऊपर जो उठ रही है ना, ऐसे गोल गोल घूमते ऊपर उठ रही है, ये भी एक साइक्लोन बन गया, है ना। और ये साइक्लोन कहाँ बन रहा है, इस एरिया में बन रहा है। और ये एरिया कौन सा है, टेम्परेट जोन का एरिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट साइक्लोन, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो कि यहाँ पे एक विंड आ रही है, ये वार्म है ना, ये विंड कोल्ड है, तो दोनों आपस में टकराएगी और टकरा के ऊपर उठ जाएगी और एक साइक्लोन बन जाएगा। और ये टेम्परेट जोन में बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट साइक्लोन। और बाकी इन सारी चीजें ट्रॉपिकल साइक्लोन जैसी रहेगी, इसकी बस बनने का कारण अलग होगा, है ना, बाकी सब सेम होगा। जैसे कि नॉर्थ हेमिस्फेयर में टेम्परेट साइक्लोन भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, साउथ हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज घूमेगा। टेम्परेट साइक्लोन के आई में प्रेशर लो रहेगा। ठीक है, ये सेम चीज हमने समझ ली है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अब देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन में क्या क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस के साथ ही आपके कुछ जो फैक्चुअल पॉइंट है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला ओरिजिन, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का ओरिजिन क्या है, थर्मल रीजन के कारण, कि ट्रॉपिकल एरिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बन गया किसी पॉइंट पे, और उसी कारण वहाँ पे एक्सट्रीम लो प्रेशर बन गया और साइक्लोन बन गया, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीजन है। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन का रीजन क्या है, डायनामिक। डायनामिक मतलब कि दो एयर मास आपस में टकरा रहे हैं, एक वार्म एक कोल्ड है, और दोनों के टकराने के कारण ये एयर मास ऊपर की ओर उठ रहा है, तो ये ओरिजिन का रीजन हो गया दोनों का, है ना। पहला तो पॉइंट ये। सेकंड, ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया कौन सा है, तो लगभग 10 डिग्री से लेकर 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इसके बीच बन सकता है ना। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन का जोन कौन सा हो जाएगा, 35 से लेकर 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड वाले पॉइंट पे वहां बनेगा टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने का सबसे बेस्ट सीजन कौन सा है, समर सीजन, है ना। ज्यादा गर्मी के मौसम में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो एक्सट्रीम लो प्रेशर बनेगा, इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन समर सीजन बनते हैं। वहीं हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो ये बनते हैं विंटर सीजन में, है ना। तो विंटर सीजन में ज्यादा ही टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है होगा, इस कारण से टेम्परेट साइक्लोन बनता है। नेक्स्ट, अगर मैं साइज की बात करूँ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का साइज क्या है, स्मॉल है, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन का साइज कैसा है, लार्ज है ना, बहुत बड़े एरिया में होता है। शेप की बात करूँ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन एलिप्टिकल शेप में होता है, जैसे अंडाकार, है ना। और वहीं अगर मैं बात करूँ टेम्परेट साइक्लोन की, तो ये उल्टा वी, यानी कि इन्वर्टेड वी, है ना। वी का उल्टा कैसा, जैसे वी ऐसा रहता है तो इसको ऐसा, कुछ ऐसा बनेगा टेम्परेट साइक्लोन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं रेनफॉल की बात करूं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आएगा तो बहुत तेज रेनफॉल होगी, है ना, हैवी रेनफॉल होगी, लेकिन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगी। वहीं अगर मैं टेम्परेट साइक्लोन की बात करूं तो यहाँ पे रेनफॉल होगी लेकिन बहुत स्लो होगी, लेकिन कंटिन्यूस होगी, है ना। वहीं अगर मैं डिस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर कहीं ट्रॉपिकल साइक्लोन आ गया तो वहाँ पे बहुत ज्यादा हमारा जन धन का नुकसान होता है। और वहीं अगर हम टेम्परेट साइक्लोन की बात करें तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है ना। वहीं हम बात करें विंड वेलोसिटी की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की विंड वेलोसिटी बहुत तेज होती है, लगभग 80 से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो सकती है विंड की। वहीं अगर हम बात करें टेम्परेट साइक्लोन की, तो इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, लगभग 80 किलोमीटर पर आवर के आसपास। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एंटी साइक्लोन। ठीक है, देखो नाम से लग रहा है एंटी साइक्लोन, यानी कि साइक्लोन का उल्टा। ठीक है, तो कैसे बनता है एंटी साइक्लोन, तो समझते हैं उसको। तो यहाँ भी मैं फिर से मैं बोलूंगा कि अगर आपने प्रेशर बेल्ट एंड विंड सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर होगा, है ना। तो देखो होता क्या है कि हमने पढ़ा था कि 30 डिग्री पे क्या है, एयर मास नीचे की ओर आता है, डाउनवर्ड आता है ना। यहाँ से जैसे 0 डिग्री से एयर मास ऊपर उठेगा और 30 डिग्री पे आके नीचे गिरेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो कि यहाँ पर एयर मास नीचे गिर रहा है ना, यहाँ पे एयर मास गिर रहा है, तो जहां पर गिरेगा जिस सरफेस पे, वहां प्रेशर हाई करेगा कि लो करेगा,
प्रेशर हाई करेगा। तो मान लो यहाँ पर गिर रहा है तो यहाँ प्रेशर हाई हो जाएगा ना, इसको साइड में बना देता हूँ। इस पॉइंट पे एयर मास नीचे की ओर गिर रहा है, प्रेशर हाई हो गया। अब जैसे ही यहाँ एयर मास गिरेगा उसके बाद क्या होगा, डाइवर्जन होगा। मान लो ये हथेली और मैं यहाँ पे फूक रहा हूँ, तो चारों डायरेक्शन में हवा जाएगी ना। तो सेम यहाँ पे अगर एयर मास आके नीचे गिर रहा है तो ये चारों डायरेक्शन में फैल जाएगी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब सेम चीज, क्या ये सीधी जाएगी विंड टकराने के बाद? नहीं, क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, कोरोलिसिस फोर्स। और अगर मैं बात करूं नॉर्थ हेमिस्फेयर में, तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में कोरोलिसिस फोर्स के कारण विंड अपने डायरेक्शन किधर मुड़ती है, अपने डायरेक्शन मुड़ती है राइट। तो इसको जाना तो सीधे, लेकिन कहाँ चल जाएगी अपने राइट। ऐसे ये ऐसा राइट मुड़ जाएगा, ये राइट, ये राइट, और ये कैसे घूमने लग जाएगा, इस तरह से। और हम कहाँ पर अभी, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। पहला पॉइंट कि एंटी साइक्लोन के आई, ये की जो आई है, यहाँ प्रेशर क्या होता है, प्रेशर हाई होता है एज कम्पेयर टू उसके सराउंडिंग। दूसरा पॉइंट कि जो एंटी साइक्लोन है वो कैसे घूमता है, नॉर्थ हेमिस्फेयर में। तो नॉर्थ हेमिस्फेयर में घूमता है क्लॉकवाइज। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट, अगर नॉर्थ हेमिस्फेयर क्लियर हो गया तो सेम है साउथ हेमिस्फेयर में। तो साउथ हेमिस्फेयर में क्या होगा, है ना, साउथ हेमिस्फेयर की बात करें 0 डिग्री के साउथ में आ गए तो सेम हाई प्रेशर बनेगा, विंड यहाँ से डाइवर्ज होगी। लेकिन साउथ हेमिस्फेयर में कोरोलिसिस फोर्स के कारण विंड अपने डायरेक्शन किधर मुड़ जाएगी, अपने लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये, इसका लेफ्ट ये, है ना, इसका लेफ्ट ये, और ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यानी कि एंटी साइक्लोन साउथ हेमिस्फेयर में कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लियर है यहाँ पर। देखो यहाँ बना के रखा है ना, एंटी साइक्लोन विंड मूवमेंट कैसा है, इसमें आउटवर्ड बाहर की ओर जा रहा है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। साउथ हेमिस्फीयर में कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। लेकिन एंटी साइक्लोन के केस में क्या है, वेदर बिल्कुल काम रहेगा, बिल्कुल शांति बनी रहेगी। जैसे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन में देखते हैं कि बिल्कुल डिस्ट्रक्शन होता है, वैसा एंटी साइक्लोन में नहीं होता है ना। तो इसको भी मैंने डिफ्रेंशिएट करके रखा है ताकि यहाँ पे कुछ फैक्चुअल पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। साइक्लोन एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, पहला, साइक्लोन के आई में यानी कि सेंटर में प्रेशर क्या होता है, लो। और वहीं अगर एंटी साइक्लोन की बात करूं तो आई में प्रेशर कैसे होता है, हाई। दूसरा, साइक्लोन में एयर मूव्स अपवर्ड एंड क्रिएटिंग कन्वर्जेंस, है ना। जैसे लो प्रेशर है तो लो प्रेशर के पास यहाँ पे विंड आने की कोशिश करती है, कन्वर्ज मतलब पास में आना। ठीक है। वहीं अगर मैं एंटी साइक्लोन की बात करूं तो यहाँ पे विंड क्या करती है, डाइवर्ज, यानी कि दूर जाती है। वहीं अगर मैं साइक्लोन की बात करूं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और वहीं अगर मैं एंटी साइक्लोन की बात करूं तो वो कैसे घूमती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। और साइक्लोन साउथ हेमिस्फीयर में कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज। और एंटी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज, है ना। उसके बाद अगर साइक्लोन के केस में देखा जाए, अगर साइक्लोन आ रहा है तो बहुत ज्यादा क्लाउडी वेदर हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा विंड चलेगी और साथ में रेनफॉल भी होगा। वहीं अगर मैं एंटी साइक्लोन की बात करूँ तो क्लियर वेदर रहेगा, साफ रहेगा बिल्कुल आसमान ना, और हल्की फुल्की बरसात हो सकती है, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने साइक्लोन और एंटी साइक्लोन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट याद रखना कि मान लो कि बैरोमीटर की रीडिंग में अगर सडन चेंजेस आ रहे हैं ना, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है सडन, तो समझ लेना कि तूफान आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है। क्लियर है। और एक और पॉइंट रख लेना, जैसे मान लो साइक्लोन आ रहा है ना, तो ये बीच में आई है, यहाँ लो प्रेशर है, तो देखो हवाएं तो लो प्रेशर के आसपास गोल गोल घूम रही है ना, इस लो प्रेशर में तो कुछ भी नहीं घूम रहा है। तो आई में, साइक्लोन के आई में शांति रहती है, लेकिन उसके आसपास अशांति रहती है, यानी कि टर्बुलेंस होता है। लेकिन जो आई है वहां पे क्या रहता है, कामनेस बनी रहती है। यानी कि मान लो कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो सबसे पहले साइक्लोन से टकराएगा तो पहले तो बहुत ज्यादा तूफान आएगा, है ना। लेकिन बाद में अगर वो आई वाले पॉइंट पे आ गया तो वापिस शांति बन जाएगी, है ना। लेकिन वापिस से ये वाला पॉइंट अगर टकराएगा उससे तो वापिस से टर्बुलेंस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि साइक्लोन का जो आई है, आई वाला जो एरिया है वहां पे कामनेस होती है। क्लियर है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एमसीक्यूज लगाना है। ठीक है। थैंक यू।